एक व्यक्ति का पूरा जीवन गुजर जाता है, परंतु उसे हाथ कुछ भी नहीं लगता। व्यक्ति होकर, एक चैतन्य प्राणी होकर, इतनी सारी शक्तियों से ओतप्रोत होने के बावजूद ऐसा क्या हो गया कि हाथ से सब कुछ छूट गया, अपने हाथ में कुछ भी नहीं लगा। ऐसा लगा जैसे एक पानी की बूंद आसमान से गिरी और रेगिस्तान उसे पी गया, समा गई रेगिस्तान में। वह अपना कुछ वजूद रखती है कि नहीं, कि बादलों के उड़ाए उड़ जाती है और मरुस्थल में जाकर के गायब हो जाती है। तो ये बूंद कभी थी भी कि नहीं। आदमी का जीवन भी कुछ ऐसा है, पता नहीं किस बादल ने पैदा कर दिया और शमशान की राख उसे डुबो लेगी रेगिस्तान की तरह, और उसको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से आया, कहाँ चला गया, उसके अपने क्या गुण थे, उसने ऐसा क्या किया कि वह इतना भी अपने आप को वक्त भी नहीं दे पाया कि थोड़ा इतना भी समझ सके कि वह वास्तव में किस शक्ति से संचालित है, कौन सी ताकत है, कौन सी ऊर्जाएं उसके भीतर काम कर रही हैं। प्रकृति से वह किस तरह से जुड़ा हुआ है, किस तरह से उसके भीतर रासायनिक अभिक्रियाएं जन्म लेती हैं, कैसे उसके उत्पाद बनते हैं, कैसे उसके उत्प्रेरक बनते हैं, कौन से उसके एंजाइम विष हैं, कौन से उसके बढ़ाने वाले घटाने वाले कारक हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। अगर उसे नहीं समझ सकते जो तुम्हारा स्रोत है, तो कम से कम उसे तो समझ लो कि जो तुम हो। तुम तो उसको भी नहीं जानते कि जो तुम्हारे पास अभी है। तुम्हारे पास अभी तुम्हारे शरीर के ढंग हैं, मन के ढंग हैं, तुम्हारी बौद्धिक प्रक्रिया है। जरा इसको ही देख लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि जीवन किस ढंग से चलता है। और अगर इतना पता लगा लोगे जो तुम्हारे पास अभी है, तो फिर उसको भी पता लगा लोगे जो तुम्हारे पास नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम निकलते हैं कुछ करने और उसे करते 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 उसके साथ कुछ और भी हो जाता है। उसे कहते हैं दड़ा लगना। दड़ा लगने का मतलब होता है, गांव में कहते हैं ना कि यह करते करते ऐसा दड़ा लगा कि यह भी हो गया, कुछ ऐसा साथ में काम हो गया जिससे कि ये काम भी साथ साथ हम करके आए। गए थे दुकान पर कुछ लेने और साथ में उसके साथ वह भी ले आए जो शायद और भी कुछ काम का था, तो कई काम की चीज़ें ले आए। तो पहले अपने आप को ही देखने निकल जाओ, अब जो तुम अभी हो उसको देखने निकल जाओ। तुम्हारा वह हिस्सा, अभी तुम अपने आप को पूरी तरह से तो नहीं देख सकते, लेकिन जितना देख सकते हो उतना ही देख लो। अगर सिक्के का एक पहलू ही देख सकते हो, अगर एक बगल ही देख सकते हो, तो एक ही बगल देख लो। और याद रखना, अगर तुमने सिक्का एक बगल को देखने के लिए, एक साइड को देखने के लिए भी उठा लिया, तो तुम सिक्का तो पूरा ही उठाओगे और फिर उसके साथ ही तुम दूसरी साइड को भी देख लोगे। परंतु देखो तो सही, कुछ तो देखो, ऐसा तो ना करो कि तुम देखते ही नहीं हो। आदमी की समस्या यह नहीं है कि वह गलत देखता है, आदमी की समस्या यह है कि गलत को भी ठीक तरह से नहीं देखता। और आदमी की समस्या तो यह है कि वह देखता ही नहीं है। वह तो बस एक ऐसी धुन में मस्ताना हो गया है कि उसे कुछ बोध ही नहीं है। उसके लिए शराब पिला दी गई है, उसका खून दौड़ रहा है, तेजी से खून दौड़ रहा है, उसका तो एक भी कदम नहीं दौड़ा। आदमी का पूरा जीवन ऐसे निकल जाता है, अहम की मदिरा में, मैं की मदिरा में। वह ऐसा मदहोश होता है कि उसे लगता है कि वह चल रहा है, पर चलता है उसका खून और खुद का एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। एक कदम नहीं चलता है मनुष्य और सोचता है कि सब कुछ पा लिया। हकीकत यह है कि ये भी नहीं देखा कि पाया हुआ भी खो दिया, जो था उस पर भी ध्यान नहीं दे पाया। तुमने अपने शरीर के ढंग ढर्रों को भी ठीक तरह से नहीं समझा।
उसकी शक्तियों को, उसके कार्य प्रणालियों को भी ठीक तरह से नहीं समझा। उस पर काम करने की बात तो बहुत दूर, जो तुम्हारी परम शक्ति है, परंतु वह जो तुम्हारे पास एक सीमित क्षेत्र में भी उपलब्ध है, उसको भी तुमने पूरी तरह से देखा नहीं है और उसको जागृत करने की कोई कोशिश नहीं की। उसको स्पष्ट आँखों से देखने का अंदाज भी तुमने नहीं बनाया। तुमने देखने का अंदाज ही नहीं बनाया। देखने से तो तुम्हें नफरत हो गई है। सच बात तो यह है कि अगर तुम शरीर के भी सामान्य ढंग से, सामान्य संतुलन से किसी कार्य में उतरोगे तो तुम्हें संतुलन तो सीख जाओगे, तुम्हें संतुलन तो समझ में आ जाएगा। अगर तुम्हें संतुलन भी समझ में आ गया तो उसके बाद में संतुलन ही तुम्हें स्रोत भी दे देगा। संतुलन ही ले आओ, संतुलन के लिए ही काम कर लो। लेकिन तुम्हारे तो जो अपने रोज़मर्रा के दैनिक कार्य हैं वह भी विकृत हैं। उन कार्यों में भी कोई सफाई, कोई स्पष्टता नहीं है। वह कार्य भी गड्ढमड्ढ हो चुके हैं, वह भी इधर उधर भाग रहे हैं। तुम्हारे रथ में जो घोड़े लगे हैं, चारों के चारों घोड़े, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, वो एक ताल में नहीं दौड़ते, वो अलग अलग दौड़ते हैं। उनको तुमने पालतू तक नहीं बनाया, उनको तुमने चलना तक नहीं सिखाया। तुमने अपने ही क्रिया प्रतिक्रियाओं को भी पालतू नहीं बनाया। काश तुम अपनी ही क्रिया प्रतिक्रियाओं को पालतू बना लो। तुम अपने क्रोध को, तुम अपने लोभ को ठीक तरह से कर लो। तुम लोभ भी ठीक तरह से नहीं करते। कितने छोटे लोभ हैं तुम्हारे। लोभ कभी छोटा होता है क्या? परंतु तुम्हारा तो लोभ भी छोटा है। और क्रोध तुम्हारी मजबूती से नहीं आता, क्रोध तो तुम्हारी कमजोरी से आता है। क्रोध ही ठीक तरह से कर लो। और काम वासना में भी तुम कहाँ पूरी तरह से स्वच्छता, स्पष्टता के साथ जाते हो। तुम तो इतनी शक्ति भी नहीं रखते कि काम को, निष्कामी होने की बात तो बहुत दूर, कामी भी ठीक तरह से तुम हो जाओ। काम को तुम अपने जीवन का एक आनंद बना लो। तुमने अपने जीवन के संभोग को भी, जो सामान्य रूप से उपलब्ध था, उसको भी कितना विकृत कर दिया। उसको पूरी तरह से एक दुख बना दिया है। जहाँ पर फूल खिल सकता था वहाँ तुमने पौधा तक मार दिया। ये तो छोड़ो कि फूल खिला, फूल तोड़ना तो छोड़ो, तुमने पौधा ही उखाड़ कर रख दिया। तुमने काम का पौधा ही उखाड़ दिया, उसकी जड़ें तक नहीं छोड़ी। और तुमने सुविधा भी अपनी क्या की है। कितनी सुविधाएं हैं तुम्हारे पास। तुम्हारी सुविधाएं ही तुम्हारी दुश्मन हैं। तुमने सुविधाएं भी ठीक तरह से नहीं की हैं। तुमने सुविधाएं क्या की हैं कि अपनी मानसिक सुरक्षा के लिए तुमने अपने लिए एक रिश्ता बनाया और वह रिश्ता ही तुम्हारी मानसिक हत्या कर रहा है। जो सुरक्षा करना चाहिए था वही तुम्हारी हत्या कर रहा है, क्योंकि तुमने मानसिक सुरक्षा भी ठीक तरह से नहीं की। तुमने शारीरिक सुरक्षा की बात करें तो शरीर को जिम कराते रहे और शुद्ध हवा, शुद्ध पानी कभी नहीं दिया। तुमने देखा कि मैं खाना तो अच्छा खा रहा हूँ, आई एम ऑन द डाइट। बोलने में तो कुछ भी बोलता है आदमी। देखा करो आदमी के ढंगों को, क्या कहता है वो, किस तरीके से कहता है वो। और करता क्या है वो। आदमी अच्छा खाना खाता है पर उसको पचाने के जो आधार होते हैं वो पचाने के आधार बिल्कुल खोखले कर दिए हैं। बिना हवा के क्या कोई भी खाना पच सकता है? बिना पानी के क्या कोई खाना पच सकता है? तुमने पहला ही आहार नहीं लिया तो तुम अन्य आहारों को ले कैसे लोगे? ये अच्छा है कि न दूल्हा आया न दुल्हन आई और बारात आ ही गई और कह रहे हैं कि शादी में जा रहे हैं। तुम ऐसी बारात हो
जिसे ये भी नहीं पता कि किसकी शादी में जा रहे हैं। तो तुम्हारे खाने, तुम्हारी डाइट की कोई भूमिका नहीं है अगर तुम ऐसे शहर में रहते हो जहाँ पर चारों तरफ प्रदूषण, जहाँ कार्बन एमिशन, जहाँ का क्लाइमेट चेंज एक तरह से तुम्हें हल्की हल्की मौत मार रहा है, और उसमें तुम कहते हो कि हम शरीर बना रहे हैं। और तुम्हारे शरीर को तुम अगर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हो, अपनी मसल को तो थोड़ा सा बड़ा जो कर लेते हो तुम, वह मसल बड़ी तो हुई, लेकिन किस तरीके से बड़ी हुई ये भूल जाते हो। उस मसल के भीतर क्या भरा तुमने। बाहर की चीज़ें तुम पर असर करना शुरू कर देंगी, तुम्हारी बीमारियां ख़त्म नहीं होने वाली। एक आदमी ने अच्छा खासा शरीर बनाया, फिर भी क्या कारण होता है कि वह बीमार हो जाता है। उसमें ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि उसको पता भी नहीं चलता। ऐसी ऐसी बीमारियां उसके अंदर प्रवेश कर जाती हैं कि वो सोच भी नहीं सकता कि मुझे हो सकती थी, और ऐसे लोगों को हो जाती हैं। पहली बात तो प्राथमिक डाइट का ध्यान रखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि वास्तव में ये सही भी है कि जो मैं कर रहा हूँ कि नहीं। तो ये तुमने शारीरिक सुरक्षा भी क्या की है। इंदिरा गांधी ने अपनी सुरक्षा के लिए जिस पहरेदार को नियुक्त किया था, उसी पहरेदार ने उसी को गोली मार दी। कभी कभी तुम्हारी सुरक्षा तुम्हें मार देती है, कभी कभी तुम्हारी मानसिक सुरक्षा, कभी कभी तुम्हारी शारीरिक सुरक्षा, और कभी कभी तुम्हारी बौद्धिक सुरक्षा तुम्हें ख़त्म कर देती है। तुम्हारा काम तुम्हारी शक्ति बन सकता था, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी बनकर उभरता है। जो सबसे बड़ी शक्ति थी वह सबसे बड़ी कमजोरी बनकर तुम्हारे सामने पेश आती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुमने अपने जीवन के वास्तविक ढंग को समझा नहीं है। उसके पीछे जो विज्ञान छिपे हुए हैं, उसके पीछे जो हकीकत छिपी हुई है, ऊर्जाएं जिस तरह से काम कर रही हैं, उन ऊर्जाओं का तुम्हें रत्ती मात्र भी ज्ञान नहीं है। उन्हीं ऊर्जाओं के बारे में मैं थोड़ी थोड़ी बातें करने वाला हूँ। थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कह रहा हूँ। दरअसल सामान्य मनुष्य जो जीवन जीता है, ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिसे कोई भले ही ऊंची समझ ना हो, जिसे जीवन के परम रहस्यों का पता भले ही ना हो, लेकिन अगर सामान्य जीवन को भी देखोगे तुम, तो सामान्य जीवन में जो आम आदमी कृत्य करता है, उन कृत्यों में मुख्यतः कई स्तर के अलग अलग केंद्र होते हैं। कभी कभी मनुष्य शारीरिक श्रम करता है, शारीरिक कार्य करता है, कुछ ना कुछ शारीरिक कर रहा होता है, जैसे कसरत कर रहा होता है, जैसे कोई काम कर रहा होता है। कुछ भी जो शारीरिक कार्य है, कि वह ड्राइविंग कर रहा है या फिर कहीं जा रहा है या पैरों से चल रहा है, छोटी छोटी बातें। एक स्तर होता है शारीरिक, दूसरा स्तर होता है मानसिक। मानसिक स्तर पर मैं सिर्फ उन बातों की तुम्हारे सामने पेशगी रखूँगा जो संवेदनाओं से संबंधित हैं, उससे ज़्यादा नहीं। एक होता है आदमी का सेंसेबल जोन, एक होता है इनेटिव जोन। इनेटिव का मतलब समझ सकते हो तुम, जो जन्मजात चीज़ें। इनेटिव जोन में दोनों चीज़ें आ जाती हैं। दोनों चीज़ें होती हैं ये मानसिक स्तर पर और शारीरिक स्तर पर, यानी कि फिजिकल सेंटर्स एंड मेंटल सेंटर्स। तुम्हारे शरीर में कई तरह के केंद्र होते हैं, वो केंद्र अलग अलग तरीके से काम कर रहे होते हैं। शारीरिक स्तर पर भी कई केंद्र होते हैं और मानसिक स्तर पर भी कई केंद्र होते हैं, और कामुक यानी सेक्सुअल सेंटर्स भी होते हैं, जो काम वासना के स्तर के केंद्र होते हैं, वो भी केंद्र होते हैं। तो कुल मिलाकर सामान्य मनुष्य का जीवन मुख्यतः इन 3 केंद्रों से होकर चलता है। तुमने अगर गौर से सुना हो तो मैंने इन तीनों ही केंद्रों को जन्मजात कहा है, इनेटिव कहा है। ये तीनों ही केंद्र जन्मजात होते हैं। जैसे आदमी का खून चलता रहता है, आदमी की आंखें देखती हैं, उसके कान विकसित होते हैं, ध्वनि को सुनना, ये सब अपने आप होता है। और ये कृत्य
प्राकृतिक रूप से होते हैं, जन्मजात होते हैं। दूसरे कृत्य मानसिक होते हैं, जैसे बच्चों में भी चिड़चिड़ापन होता है, बच्चों को दर्द दुख की अनुभूति, थोड़ी पीड़ा, द्वंद होता है। और तीसरा स्तर काम का स्तर होता है। काम की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इन 2 सेंटर्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि काम का जो केंद्र है वह काम का केंद्र इस तरह का है कि इन दोनों सेंटर्स का एक तरह से न्यूट्रल पार्ट है, जहाँ पर वो निष्पक्ष रूप से काम करता है। मैं इसकी बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले इन 2 केंद्रों को ठीक से समझने की कोशिश करो। तुम्हारा ऐसा केंद्र जो सुनने का है, जो सूंघने का है, याद रखना नाक नहीं सूंघती, कई नाकें ऐसी होती हैं जो नहीं सूंघती, कई कान ऐसे होते हैं जो नहीं सुनते। जैसे हम अगर नवजात शिशु की बात करें तो नवजात शिशु कान से नहीं सुनता, आँख से नहीं देखता, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, उसकी आँख विकसित ही नहीं हुई है। कोई 10 दिन का बच्चा है, वो आँखों से नहीं देखता, वो कानों से नहीं सुनता, वो नाक से नहीं सूंघता, और वो जीभ से स्वाद नहीं ले सकता। इन चारों ही केंद्रों का उसमें अभाव है, और ये शक्तियाँ उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। इन शक्तियों की उसमें कमी है, वह इनमें अभी पूरी तरह से प्रवेश नहीं हुआ है। और याद रखना, जब यह प्रवेश हो जाएंगे उसके अंदर शक्तियाँ, तो उसके अंग भी विकसित हो जाएंगे। याद रखना, संवेदनाओं से अंग विकसित होते हैं, क्योंकि शरीर से भी गहरी संवेदनाएं होती हैं, इसलिए शरीर का स्तर स्थूल स्तर होता है। और उस समय जो नवजात शिशु होता है वह जिस जीवन का अनुभव कर रहा है वह समग्रता के साथ कर रहा है। समग्रता के साथ वह सिर्फ सांस भी ले सके, वह जी भी सके, तो बड़ी बात है। अभी उसमें इतनी क्षमता नहीं आई है कि वह अलग अलग केंद्रों पर काम कर सके। अभी तो वह सारा ही काम अपनी टोटलिटी से करता है, यानी कि उसे नहीं पता वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, बस वो पड़ा हुआ है, माँ के बगल में पलंग पर पड़ा हुआ है, उसको कुछ नहीं पता, वो अभी निष्क्रिय है। इन द वेस ऑफ दिस सेंटर्स, नॉट इन हिज टोटलिटी, इन द बेस ऑफ his relativity, he is really active, but not in the terms of these centers, in the relativity of these centers. तो अभी वो क्या कर रहा है, अभी उसको गौर से देखो, अभी वो विकसित नहीं है। अभी उसका जो समग्र प्राण है उसको ना अभी संपूर्ण संवेदनाएं मिली हैं और ना संपूर्ण अंग मिले हैं। उसके कान तुम्हें दिखाई देते होंगे, लेकिन वो कान अभी सुनने योग्य नहीं हुए। निश्चित ही ध्वनि पैदा होगी, और गर्भ में जब था तब उसके कान भी नहीं थे, तब उसकी आंख भी नहीं थी, तब वह देख भी नहीं सकता था, लेकिन फिर भी वो था, प्राण तो था। और प्राण धीरे धीरे विकसित होकर शरीर के रूप में अलग तरह से प्रवेश किया है। जैसे गर्भ में बच्चा होता है, वैसे ही कोशिका में तारक होता है। तारक जब अलग हो जाता है कोशिका से तो नई कोशिका को जन्म देता है। ठीक वैसे ही माँ से जब बच्चा अलग हो जाता है तो नए प्राणी यानी कि नए मनुष्य का जन्म होता है। वैसे ही जब सेंटर्स विकसित हो जाते हैं, तुम्हें पता है तारक क्या करता है? तारक अपना एक सेंटर बना लेता है और उसके आसपास एक जालिका बना लेता है। वही जालिका धीरे धीरे कोशिका बनने शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें कोशिका द्रव्य आ जाता है। कोशिका द्रव्य उसके चारों ओर, जैसे डीएनए की शुरू में संरचना होती है, जैसे एक इंटरनेट की तरह उसके चारों तरफ वो विकसित हो जाता है और फिर वह नए सेल को पैदा करता है। तो डीएनए सेंटर में उसके चारों तरफ एक जालिका बनती है, और वही जालिका जब वो शुरू में डिहाइड्रेट फॉर्म में होती है, फिर धीरे धीरे विकसित होकर नवीन रूप लेना शुरू कर देती है और कोशिका का निर्माण होता है। ऐसे ही अनेक कोशिकाएं बनती रहती हैं। ठीक वैसे ही बच्चा एक अलग सेंटर प्राप्त कर लेता है। जब वह गर्भ में होता है तो उसका सेंटर उसकी माँ ही होती है। जैसे तारका का सेंटर पहले उसकी कोशिका ही होती है, फिर अनेक सेंटर, एक सेंटर से दूसरा, दूसरे सेंटर से तीसरा, तीसरे केंद्र से चौथा, चौथे केंद्र से पाँचवा, पाँचवें केंद्र से छठवां। यह पूरी प्रकृति की प्रक्रिया है।
पूरी प्रकृति इसी तरह से काम करती है। पूरी प्रकृति अलग अलग केंद्रों में विभाजित है। जैसे शुरुआत में क्या होता है कि बीज से वृक्ष पैदा होता है, तो शुरुआत में जो केंद्र होता है वो बीज ही होता है, लेकिन बीज जब बढ़ जाता है तो उसके बाद में फल पैदा होते हैं, और फलों में फिर बीज आ जाते हैं, और बीज फिर नए अन्य वृक्षों को जन्म देते हैं। तो केंद्र बदलते रहते हैं, बीज बदलते रहते हैं, ढंग बदलते रहते हैं। कहीं ना कहीं एक सेंटर बन जाता है, कहीं ना कहीं एक नवजात केंद्र की उत्पत्ति होती है, जिससे कि वह नई एक व्युत्पत्ति करता है, नई एक संरचना को जन्म देता है, नए एक शरीर को पैदा करता है। तो अभी बच्चे का जो जन्म हो रहा है उसकी पूरी कोशिका निर्मित नहीं हुई है। कोशिका उस स्तर पर नहीं जिस स्तर पर शरीर में कोशिका होती है, उस स्तर पर जिस स्तर में मानवीय कोशिका या केंद्रों की जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, उस हिसाब से विकसित नहीं हुई है। यानी कि बच्चा अभी पूरा आदमी नहीं बना है, यानी कि बच्चा अभी पूरी तरह से इस योग्य भी नहीं बना है कि उसके केंद्र जो प्राकृतिक केंद्र हैं वो भी ठीक तरह से काम कर सकें। अब ये केंद्र भी अलग अलग तरीके से विकसित होते हैं। जैसे धीरे धीरे अब ध्वनियाँ उसके कान बनाएंगी। याद रखना, कान ध्वनि नहीं सुनता, ध्वनियाँ कान का निर्माण करती हैं। संवेदनाएं शरीर का निर्माण करती हैं। मैंने तुम्हें पहले ही बताया, इंद्रियों का निर्माण संवेदनाएं करती हैं। वासना से इंद्रियों का निर्माण होता है, और फिर इंद्रियाँ जब आदतन हो जाती हैं तो इंद्रियों में वासना पैदा हो जाती है, लेकिन वास्तव में इंद्रियों में कोई वासना नहीं होती। इन द वेस ऑफ रियलिटी, अगर तुम जीवन को गहराई से देखोगे तो इंद्रियों में कोई वासना नहीं है। तुम्हारी जीभ में स्वाद थोड़ी है। अगर तुम्हें मैं ऐसे खाने का नाम बताऊं जिसका तुम नाम भी नहीं जानते, तुम उसके स्वाद के बारे में क्या बताओगे? कैन फिश टेस्ट नाम का एक फूड होता है, क्या तुमने कभी सुना है? नहीं सुना होगा। नहीं सुना होगा तो तुम उसके स्वाद को भी नहीं जानते। स्वाद छोड़ो, उसकी शक्ल, उसकी रूपरेखा, उसकी आकृति तुम्हारी खोपड़ी तक में नहीं बन सकती, क्योंकि तुमने उसका नाम ही नहीं सुना। जब उसका नाम ही नहीं सुना तो उसको कैसे क्रिएट करोगे? ठीक वैसे ही इंद्रियां संवेदनाओं के संपर्क में आने से संवेदनाओं से आदत बना लेती हैं। शरीर के अंग आदत बनाते हैं, वैसे ही ये भी आदत बना लेती हैं। अब जीभ जब स्वाद को लेती है तो फिर स्वाद को जान जाती है, और जानने के बाद फिर उसके साथ एकाकार कर जाती है। जैसे मान के चलो किसी आदमी ने कभी कोई खाना खाया, मान के चलो किसी आदमी ने जलेबी खाई। अब जलेबी उसने खा ली तो जीभ को जलेबी का स्वाद लग गया। अब भले ही तुम सामने प्लास्टिक की जलेबी रख दोगे तो भी प्लास्टिक की जलेबी भी जीभ में रस पैदा कर देगी, वही रस जो जलेबी में था, क्योंकि जलेबी को जीभ जान गई है। और जीभ नहीं जानी है, मुख्यतः तुम्हारा जो पूरा तंत्र है वो जानता है, जीभ नहीं जानती। जीभ में कोई नर्वस सिस्टम थोड़ी होता है, माइंड थोड़ी होता है, लेकिन जीभ पर उसका इफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास मन बन जाता है। जब तक हमारे पास मन नहीं बनता तब तक ये सब काम नहीं करते। और मन एक ऐसी घटना है जिसको मैं आगे बताऊंगा, वो कई केंद्रों का समागम है, तब जाकर मन पैदा होता है। लेकिन अब हम पहले केंद्रों की बात कर लेते हैं जो हम शुरू में कर रहे थे। सबसे मुख्य बात कि जब तुम्हारे केंद्र विकसित हो रहे होते हैं तो उस समय प्रत्येक केंद्र अलग तरीके से काम करता है, और हकीकत यह है कि प्रत्येक अवस्था में ही अलग तरीके से केंद्र काम करना चाहिए। जैसे ध्वनि है, बालक जब छोटा होता है ना तो ध्वनि को गौर से सुनना जानता है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो उसकी ध्वनि को सुनने की क्षमता गायब हो जाती है। बालक रंगों को गहरे रंग से देखना जानता है। जब ये बात मैं तब की कर रहा हूँ जब उसकी आंख विकसित हो चुकी है ठीक ठाक, जब उसके कान ठीक से विकसित हो चुके हैं, जब उसकी स्पर्श यानी कि त्वचा थोड़ी काम करने लगी है। तो ये हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि जो त्वचा होती है, त्वचा सारे अंगों से पहले होती है। प्रत्येक जीव में कितने भी प्राणी हों अस्तित्व में, उन सारे प्राणियों में सबसे प्राथमिक केंद्र होता है त्वचा, और त्वचा के ही सारे अंग होते हैं। और शारीरिक स्तर पर तुम्हें पता है कान भी एक त्वचा है, खाल है, आँख भी खाल है, जीभ भी खाल है। लेकिन खाल शब्द, स्किन शब्द, त्वचा शब्द इतना विराट है कि तुम इसकी महिमा को नहीं जानते। तुम्हें पता है त्वचा एक ऐसा आधार है, एक ऐसा, त्वचा पदार्थ नहीं है, यह अनंत ऊर्जाओं का समागम है। और वैसे भी जो वैज्ञानिक दृष्टि है वो कहती है कि पदार्थ और ऊर्जा अलग अलग होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि नहीं कहती। मेरी नज़रों में पदार्थ और ऊर्जा दो नहीं होते हैं। इस बात पर कभी मैं बात करूंगा, क्योंकि अभी अगर मैं इस पर बात करूंगा तो ये बात पीछे रह जाएगी जिस पर अब बात कर रहे हैं।
हकीकत ये होती है कि पदार्थ जो होते हैं ना, छोटी छोटी बात बता दूं, छोटी सी शॉर्ट में, कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ, अगर पदार्थ ही बोल रहे हो तो दुनिया में सारी ऊर्जाएं भी पदार्थ हैं। पदार्थ क्या होता है? और अगर ऊर्जा बोल रहे हो तो दुनिया में सारे पदार्थ भी ऊर्जाएं हैं। तुम कहते हो E बराबर mc², मैं ऐसा नहीं कहता। C को हटाकर देखो तो सारे E बराबर C हो जाएंगे, E बराबर m हो जाएंगे, एनर्जी बराबर मैटर। C हटा दो यानी कि माध्यम हटा दो, तुम्हें माध्यम का भ्रम हुआ है। ये तुम्हारी परिभाषा है, ये झूठ है। रिलेटिविटी की थ्योरी भी आइंस्टाइन की है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस रिलेटिविटी की थ्योरी में आप कुछ चीज़ें भूल कर रहे हैं। C की वजह से आप एनर्जी और पदार्थ को अलग अलग मान करके ये भी समझ रहे हैं कि ये वास्तव में होते ही हैं। नहीं, ये माध्यम के कारण होते हैं, तुम्हारी आंखों के धोखे के कारण होते हैं। वैसे भी माध्यम इतना ज़रूरी है किसी भी वातावरण के भौतिक गुणों को भी व्याख्यात करने के लिए कि आप जब तक माध्यम को नहीं जानेंगे तब तक वहाँ के गुणों को नहीं समझ सकते। आप पृथ्वी की विज्ञान को मंगल पर अप्लाई नहीं कर सकते। आप बृहस्पति पर भौतिक गुण या फिजिक्स जो यहाँ पर काम करती है वो वहाँ पर काम नहीं करेगी, उसके गुणधर्म बदल जाएंगे। यहाँ के समीकरण वहाँ काम नहीं आने वाले, वो पूरी तरह से अलग है, उसके नियम ही अलग हैं। तुम तो ये समझ रहे हो कि जो एटम होते हैं, एटम क्या होता है, उसमें प्रोटॉन बीच में होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और उनकी जो संतुलन नियत ढंग की प्रक्रिया उन दोनों से पैदा होती है, उसको न्यूट्रॉन कहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे भी तत्व या बल्ट या दुनियाएं हैं जहाँ पर एंटी मैटर पाया जाता है। एंटी मैटर का मतलब होता है जिसके केंद्र में इलेक्ट्रॉन हो और जिसके आसपास प्रोटॉन चक्कर लगा रहे हों। ऐसे भी एटम्स होते हैं, उसको एंटी मैटर कहते हैं, और उसकी पूरी प्रक्रिया इस मैटर से अलग होती है जिस मैटर को फिजिक्स में आज हम पढ़ते हैं। दुनिया में अलग अलग संभावनाएं हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना समझ लो कि माध्यम आवश्यक रूप से देखना चाहिए तुम्हें कि माध्यम क्या होता है। तो वास्तव में जो खाल होती है, खाल एक मैटर शब्द ही समझ लो, उसमें सारी ऊर्जाओं का समागम है, उसको तुम अलग से मत समझ लीजिएगा। तो उसमें सारी ऊर्जाएं काम करती हैं। अब बताओ, सांप को देखा है? सांप के कान नहीं होते, सांप सुनता है खाल से। सांप चलता भी खाल से है, सांप के पैर नहीं होते, वो खाल से चलता है। उसकी स्किन चल भी सकती है, स्किन से ही पैर बनते हैं, स्किन से ही कान बनते हैं, स्किन से ही हाथ बनते हैं, स्किन से ही नासिका बनती है, स्किन से ही होठ बनते हैं, स्किन से ही जीभ बनती है, स्किन से ही सब कुछ बनता है, स्किन से ही कोशिकाएं बनती हैं, स्किन से ही न्यूरॉन्स बनते हैं। स्किन ही है, न्यूरॉन्स भी स्किन है। तो स्किन बहुत गहरी व्याख्या होती है स्किन की। इसलिए मैं स्किन की बात तुम्हें पहले ही बता दूं कि जो बच्चा छोटा होता है वो सिर्फ स्किन होता है। जब मैं कह रहा था कि बच्चा अपने टोटलिटी से देखता है, तो वो स्किन से देखता है, स्किन से सूंघता है, स्किन से पढ़ता है, उसे माँ का एहसास भी स्किन से होता है। बच्चा जब दूध पीता है तो माँ के स्तन को ढूंढ ही लेता है, ठीक वैसे ही जैसे सांप अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। माँ के स्तन को वो ढूंढ ही लेता है, उसको भूख लगी है और वो नहीं जानता कि ये स्तन है, पर उसको ये पता है कि इधर मैं दूध पीता हूँ, तो उसको ये पता है, उसकी खाल जानती है, ना उसकी आँख जानती है, ना उसका कान जानता है, ना उसकी जीभ जानती है। बस ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इससे ज़्यादा नहीं। तो अलग अलग केंद्र होते हैं। अब जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तब की मैं बात करूं, तो उस समय पर उसमें एक विशुद्धि होती है, और वह विशुद्धि बड़े होने पर गायब हो जाती है। वह विशुद्धि ये होती है कि उसके अलग अलग केंद्र अलग अलग काम करते हैं। आदमी के केंद्र अलग अलग काम नहीं करते, आदमी के केंद्र विकृत हो जाते हैं। जैसे जब बच्चा देखता है तो बच्चा बड़ी गौर से देखता है, बच्चा जब सुनता है तो बच्चा बड़ी गौर से सुनता है, बच्चा जब खाता है तो बड़े स्वाद से खाता है। बच्चा जिन भोजनों में स्वाद ले सकता है उसमें एक बड़ा आदमी स्वाद नहीं ले सकता। बच्चा जब चलता है तो बड़े प्राकृतिक तरीके से अलग ढंग से चलता है। उसके हर तरह के अलग अलग केंद्र होते हैं। वह गहराई से हर चीज़ को देखता है, उसको हर चीज़ नई लगती है।
फिर मानसिक स्तर भी बच्चे का अलग होता है, उसका क्रोध शुद्ध होता है। आदमी जब बड़ा हो जाता है तो जो उससे शक्तिशाली होता है उसके सामने तो क्रोध नहीं करता, उससे तो डर जाता है। बच्चे विशुद्ध रूप से क्रोध करते हैं। डरते हैं तो साफ दिखता है कि डर रहे हैं, क्रोध करते हैं तो साफ दिखता है कि क्रोध कर रहे हैं। गुस्सा आती है तो साफ दिखता है कि वो हम पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें पत्थर मार देंगे। जो करना है कर देता है बच्चा, बच्चे को ज़्यादा परवाह नहीं होती। बच्चा वही कर देगा जो तुम उसको सिखाओगे। उसको गालियाँ दोगे, वो साफ साफ गालियाँ दे देगा। उसको तुम जो करो। और माँ बाप अब तो गालियाँ खाने के लिए ही बच्चे पैदा कर रहे हैं, और पड़ोसियों से गाली दबाने के लिए अभी बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। कर ही क्या रहे हैं आदमी? इस तरह से बच्चे पैदा कर रहे हैं कि बड़े होकर ही हमारा बदला ले सकें। किसी ना किसी रूप में हर बाप हर माँ ऐसा ही सोचती है कि हमारा भी बेटा पैदा होगा, तब वह पड़ोसियों को देख लेगा, तब वह हमारे दुश्मनों को देख लेगा, हमारी समस्याओं को देख लेगा। हमारी सारी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए हमारा बेटा आएगा, वो आएगा। और वो ये नहीं जानते कि वो भी एक आदमी होगा, उसकी भी अपनी दुनिया होगी। जब तुम किसी के लिए नहीं आए तो वो तुम्हारे लिए कैसे आ सकता है? और दूसरी बात यह है कि हम पूरी तरह से देखते हैं कि माँ बाप बच्चों को दबाने की कोशिश करते हैं, अपने ढंग में डालने की कोशिश करते हैं, उसके पूरे संस्कार ऐसे विकसित करते हैं। और वैसे भी वो नया होता है तो बड़ी गहराई के साथ उनको विकसित करता हुआ चला जाता है, और फिर वही बन जाता है जो उसको इधर उधर से गलत तरीके से सिखाया जाता है। उसका विरोध भी करता है और उसके विरोध में खड़ा भी हो जाता है। और जब उसकी शक्ति बढ़ जाती है तो वह जो माँ बाप ने सिखाया है उसी का प्रतिरोध करने लगता है। वो सोचता है कि उन्होंने जो जो अत्याचार किए मेरे ऊपर, उन अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। इसलिए जो माँ बाप ज़्यादा अकड़ से बच्चों को बड़ा करते हैं वह उनके लिए ही घातक सिद्ध होती है, क्योंकि उसी अकड़ से फिर बच्चे उनको जवाब देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बच्चों ने वो झेला है। माँ बाप बड़े अत्याचारी होते हैं बच्चों के लिए कई मायनों में। उनकी सहज स्फूर्ति को छीन लेते हैं, उनमें अनेक तरह के भावों को विकसित नहीं होने देते। और जब थोड़ी सी 10-12 साल की उम्र हो जाती है बच्चे की, तो बच्चे को पूरी तरह से विकृत करना शुरू कर देते हैं। यह विकृति आगे जाकर के हमारी प्राकृतिक असंतुलन की प्रक्रियाओं का कारण बनती है। अब मानसिक स्तर पर भी वो साफ साफ था पहले, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जैसे तुम बड़े हो जाते हो, 20-22 के हो जाते हो या 16-17 के हो जाते हो, तो ये सब डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं। आदमी की उम्र बढ़ने पर वह विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों, विभिन्न प्रकार की अंधता, विभिन्न प्रकार के डर्रों और सोशल प्रोपेगेंडा के बीच में फंसकर अपनी सारी प्राकृतिक संपदा को आग लगा देता है। वह सूंघना भूल जाता है, वह देखना भूल जाता है, वह सोचना भूल जाता है, वह सब कुछ भूल जाता है। क्या होता है कि एक हमारा इमोशनल सेंटर होता है, इमोशनल सेंटर बनता है इन सारे सेंटर्स के समागम से। जैसे तुमने कुछ देखा, तुमने कुछ सुना, धीरे धीरे वो चीज़ स्टोर होने लगती है। तुम्हारी स्टोर यही नहीं होती कि वाक्य, या फिर स्टोर होती है गूगल की तरह या इंटरनेट डेटा की तरह। ये कोई डेटाबेस नहीं है, बल्कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग्स अलग तरीके से होती हैं। यहाँ जो रिकॉर्ड तैयार होता है उसमें तुम्हारी संवेदनाएं होती हैं, जो शब्द नहीं होते। जैसे तुमने कुछ टच किया है, कभी भी वो टच करना तुमको याद रहेगा। तुमने कभी भी अपने हाथ को आग में जलाया है, वो आग में जलाना याद रहेगा। तुम्हारी संवेदनाएं स्टोर होती हैं और संवेदनाओं से फिर नई संवेदनाएं पैदा होती हैं। इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन द टू और मोर सेंसिंग्स एंड देन you create a new sensing. It is a procedure and it is a series that created many sensings, and these whole are just very mechanical. Your absence
हेयर टोटली, कहीं भी नहीं हो तुम इनमें दूर दूर तक, लेकिन ये बनती हुई चली जा रही हैं। एक पूरी पद्धति, एक पूरी प्रणाली तैयार हो जाती है, एक सीरीज बन जाती है। अब क्या होता है कि तुमने कुछ सुना, तुमने कुछ देखा, तुमने किसी को कुछ करते हुए देखा, तुमने किसी को खाते हुए देखा, तो तुम उसी की तरह खाने लगते हो। छोटे बच्चे नकल बहुत करते हैं, इमिटेटिव होते हैं। उनके पास स्टोर करने के लिए अभी बहुत रिकॉर्डिंग्स चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड करनी है उनको। तो रिकॉर्ड करने के लिए वो फिर नई नई चीज़ें सीखते हैं। जैसे वो बड़ों जैसे कपड़े पहनने लगते हैं, बड़े होने की कोशिश करते हैं, उन्हें लगता है कि बड़ा होना बहुत अच्छा होता है। वो फिर हेयर स्टाइल की नकल करेंगे, चाल की नकल करेंगे, दूसरों की बोलने की नकल करेंगे। वो धीरे धीरे सीखने लगते हैं। और फिर जब तुम्हारा स्टोर पूरा हो जाता है तो एक बहुत गहरा मशीनी पद्धति का आदमी तैयार हो जाता है। उसमें अपना कुछ नहीं है, सब कुछ इधर उधर से हुआ है, दूसरों से आया है। अब इस झोल में, इस पूरे रमझोल में क्या होता है, इस पूरी इकट्ठी पद्धति में ये होता है कि आदमी अपनी विशुद्धि खो देता है। उसके एक केंद्र दूसरे केंद्र पर काम करते हैं, उसके दूसरे केंद्र तीसरे केंद्र पर काम कर रहे हैं, उसका तीसरा केंद्र चौथे केंद्र पर, 10वां केंद्र 5वें केंद्र पर। इस तरह से वह पूरी तरह से विकृत हो जाता है, उसकी परिशुद्धि खो जाती है। वह देखना भूल जाता है, वह सूंघना भूल जाता है, वह प्राकृतिकता पूरी तरह से भूल जाता है, वह खाने का स्वाद भूल जाता है। उसके स्वाद अपने तरह के हैं। अब लोगों ने कैसे कैसे स्वाद बना लिए हैं, देखो तुम गौर से। तुम दैनिक जीवन में ऐसे उदाहरण देख सकते हो। आदमी मांस खाए जा रहा है, मांस में थोड़ी कोई स्वाद होता है, उसमें दुनिया भर के मसाले डालता है। अब मसाले तुम किसी भी भोजन में डाल लो, वैसा ही स्वाद आएगा। स्वाद मसालों का होता है, मसालों को कहीं भी डाल लो। लेकिन मसालों का स्वाद मांस में, अब वो मांस का स्वाद समझता है उसको। ये उसकी गलत सोच है, ऐसा होता नहीं है। और यही सोच विकसित होती हुई चली जा रही है। आदमी के बहुत से अंधविश्वास हैं। वह जिन चीज़ों को सोचता है वैसा उसके जीवन में कभी नहीं होता। उसने वो देखा होता है, फिर भी वह नकल नहीं भूलता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह कभी भी अपने आप के वास्तविक केंद्रों को नहीं जानता, जान पाएगा भी नहीं। ऐसी स्थिति में उसने कभी देखे नहीं, उसने कभी समझने की कोशिश नहीं की मेरे साथ चल क्या रहा है। अचानक आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपका मूड ख़राब हो जाता है, ये दूसरा केंद्र काम करना शुरू कर दिया। आप पढ़ रहे हो, आपको भूख लगने लगती है और आपने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है, लेकिन आपको स्वाद लग गया है किसी और खाने का। अब भूख ना लग रही होगी तो भी भूख आपको सताने लग जाएगी। वो इसलिए सताने लग जाएगी क्योंकि आपको आदत है। आपकी आदत सताएगी, भूख नहीं सताएगी। अब आपकी आदत आपकी भूख बन जाएगी। आदतों को भी भूख होती है, पेट को ही भूख नहीं होती है। लेकिन विशुद्धि तब थी जब पेट को भूख होती। अब तुम्हारी आदतों को भूख लगेगी। भले ही तुम्हें अपच हो जाए, परंतु तुम वो खाओगे जो तुम्हारी आदत की भूख है। हर आदमी कितनी ही बीमारियों से आज घिर गया है जो गलत खाने से हो रही हैं, परंतु वो भूख पेट की नहीं है, वह भूख आदतों की है, जिसने आदमी के पूरे स्वास्थ्य को बिगाड़ दिया है, असंतुलित कर दिया है। और आदमी जानते हुए भी ये जान नहीं पा रहा कि यह उसके लिए नुकसान करेगा, लेकिन फिर भी उसको खाता है, फिर भी उसके पीछे जाता है, क्योंकि यह विकृत केंद्र की निशानी है। आपके छोटे छोटे से केंद्र विकृत हैं। आप उसको तो भूल जाइए कि आप आगे जा कर के चेतना की किन परतों में जाएंगे, वहाँ तो मैं आपको बाद में लेके चलूँगा। लेकिन पहले आप इतना समझ लीजिए, आप छोटी छोटी बातों को जीवन की नॉर्मली देखिए कि वह किस तरह से हम संदर्भित करते हैं अपने जीवन में, और किस ढंग से उस संदर्भ को अपने जीवन में हम देखते हैं, कैसे हमारे भरोसे हैं, कैसे हमारे विश्वास हैं। आदमी कहता है कि मैं इस पर विश्वास करता हूँ, आदमी कहता है मैं उस पर विश्वास करता हूँ। हकीकत यह है कि आदमी के विश्वास ही नहीं होते। आदमी के विश्वास छोड़ो, आदमी नहीं होता। आदमी में अनेक तरह के विभिन्न आयाम होते हैं। आदमी कहता है कि मुझ में यह करने की शक्ति है, मुझ में यह करने का शौक़ है, मैं ऐसा पसंद करता हूँ, मैं वह खाना पसंद करता हूँ, मैं वह कपड़े पसंद करता हूँ, मैं उस कंपनी को फॉलो करता हूँ, मैं उस फिल्म को ज़्यादा पसंद करता हूँ, मेरा पसंदीदा कलर लाल है, नीला है, पीला है, मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन लंदन है, मुंबई है,
हिमालय है, जो भी, उसके कितने ही ढंग होते हैं। अब दूसरी बात, ये आदमी नहीं होता और फिर भी कहता है कि मेरी ये फेवरेट है। तुम्हें पता है ये फेवरेट उसकी है नहीं, ये उसकी पसंदीदा है नहीं। हकीकत ये होती है कि उसके अंदर मैं ही नहीं होता। आदमी कहता है मेरी पसंद, आदमी इस शब्द का उपयोग कर रहा है कि मेरी पसंद। अब गौर से झांकने की कोशिश करो शब्द के भीतर, मेरी पसंद, परंतु पसंद उधार है। ये पसंद उसने खुद नहीं तैयार की, उसके फाउंडेशन में ऐसी कोई बात नहीं है। उसको नहीं पता कि ये जो पसंद करने की प्रक्रिया भी है, ये तरीका है, जो संवेदना है, ये दूसरों ने दी है। किसी को ताजमहल पसंद है तो उससे पूछो तुझे ताजमहल क्यों पसंद है, वो कहेगा प्यार की निशानी है। अब सभी यही कहते हैं प्यार की निशानी, तो जाहिर सी बात है कि ये संवेदना तुम्हारी नहीं हो सकती। तुम्हारी जो फेवरेट चीज़ें भी है वो फेवरेट क्यों हैं, ये जानने की कोशिश करो। किसी दूसरे आदमी की वजह से फेवरेट है, तुम्हारी पसंदीदा चीज़ें दूसरे की वजह से पसंदीदा है। वरना तो पसंद नापसंद के इन दोनों दुई राहों में तुम अपने आप को फंसाते ही नहीं। तुम्हें पता है किसी भी आदमी में अनंत मैं होते हैं, आदमी होता ही नहीं है, आदमी में मैं ही नहीं होता। और आदमी मेरा मेरा कहता रहता है, मैं करता रहता है, बकरी की तरह करता है, पर बकरी में अपना कुछ नहीं है। बकरी को चराने कोई ले जा रहा है और मैं कर रही है, बकरी की सुरक्षा कोई कर रहा है, बकरी में कुछ नहीं है अपना। बकरी प्राकृतिक रूप से अपने केंद्रों से चल रही है। और आदमी कहता है कि मैं, मेरा परिवार, तेरा परिवार नहीं, परिवार से तू। मेरा परिवार नहीं होता, परिवारों में मैं होते हैं। मेरा देश नहीं होता, देशों में मैं होते हैं। मेरा पसंदीदा खाना नहीं होता, पसंदीदा खानों में हम होते हैं। मेरी पसंदीदा किताब नहीं होती, पसंदीदा किताबों में तुम होते हो। तुम्हारे लिए एक एडवर्टाइजिंग प्रस्तुत की जाती है और उसी का तुम भाग होते हो। सारी ब्रांडें तुम पसंद नहीं करते, तुमको पसंद करवाई गई हैं। तुम्हारा कुछ नहीं है। अब दूसरी चीज़, अगर तुम्हारा जीवन इस तरह का है तो तुम अपने जीवन के सामान्य कृत्यों को, सामान्य हरकतों को देखो गौर से। तुम कहीं जा रहे हो और तुम्हारा ध्यान कहीं और है। क्यों है? क्योंकि कोई और केंद्र जागृत हो रहा है। तुम बैठे हो कक्षा में पढ़ने के लिए और तुम्हें याद आ रहा है कि आज मुझे खेलने जाना है। और यही आदमी जब खेलने चला जाएगा तो उसको याद आ जाएगा कि होमवर्क का बोझ भी है, वो करना है। तो ना तो यहाँ खेल पाएगा और ना वहाँ पढ़ पाया। वहाँ भी विकृत था, यहाँ भी विकृत है। पढ़ाई को विकृत किया खेल ने और खेल को विकृत किया पढ़ाई ने। और हकीकत यह है कि अगर परिशुद्ध पवित्र होता, शुद्ध होता, तो पढ़ने के टाइम पे पढ़ता और सोने के टाइम पे सोता, खाने के टाइम पे खाता और खेलने के टाइम पर खेलता। आदमी बात करते करते क्रोध करने लगता है। कोई बात ऐसी चुभ जाती है। चुभने का मतलब होता है तुम्हारा दूसरा केंद्र सक्रिय हो रहा है। बात करते समय बात करो, लेकिन बात करते समय तुम बात कहाँ करते हो? तुम लड़ाई करते हो। दुनिया की सारी बातें तकरीबन लड़ाई होती हैं। दुनिया के सारे संवाद तकरीबन विवाद होते हैं। दुनिया में सारे प्यार लगभग अकड़ होते हैं। मान्यताएं होती हैं, झूठ होते हैं, उनमें अपनी कोई ताकत नहीं होती, बल्कि जो बात अपने आप हो रही है उसमें तुम्हारा दूर दूर तक कोई स्थान नहीं है। ये सब प्रवाह है जिसके तुम भाग हो। तुम प्रवाहित नहीं हो रहे हो, प्रवाह में तुम हो।
तुम्हारे अंदर अपना कुछ भी नहीं है। तुम अपने जीवन में देखते हो कि हमें विचार करना था किसी विशेष विषय पर और अचानक हम दूसरे विषय पर विचार करने लगते हैं। एक विचार ने दूसरे विचार को नष्ट कर दिया, ना ये विचार हो पाया ना वो विचार हो पाया। आदमी मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हो पाता, वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वह विचार इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि एक विचार वो कर ही नहीं पाता, उसको दूसरा विचार नष्ट करने के लिए खड़ा है। और विचार तुम्हारी संवेदनाओं से आते हैं। तुम्हारा मन कर रहा है कुछ करने का, तुम्हारा मन कर रहा है कुछ खाने का, मन कर रहा है। ये मन एक ऐसी चीज़ है जो विकृति का घर है। तुम्हारी, जब मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी अलग अलग संवेदनाएं होती हैं, जब तुम्हारी संवेदनाएं इकट्ठी हो जाती हैं तो उनका जो टोटल सम, उनका जो टोटल बनता है, जो उसका एग्रीजिएशन है, जो उसका ग्रॉस है, वो मन है। तुम्हें पता है तुम्हारी सारी बातें विकृत हैं। देखो गौर से, तुम कहाँ कानों से सुनते हो, कभी कभी तुम खाने से भी सुनते हो। जिसको खाना दिमाग में जिसके चल रहा हो वो दूसरों की बात सुनता कहाँ है। किसी आदमी को भूख लगी हो तो अगर उसको दूसरा बताने आए कि चलो खाना तैयार है, तो खाना तैयार भी नहीं सुनता, उसकी तो सुनता भी नहीं, इससे पहले खाने पर चला जाएगा, टूट पड़ेगा। कान से नहीं जीभ से सुनेगा। अब जीभ और कान मिक्स हो गए। आदमी आंखों से कहां देखता है, मान्यताओं से देखता है। किसी आदमी से कहो कि देखो तुम जो सोचते हो वो गलत है, नया सोचो, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा ऐसा कैसे हो सकता है। उसको दिखाई दे रही है हकीकत, पर आंखों से देखेगा तो दिखाई देगी, पर आंखों से देखता कौन है? सब सुरक्षा से देखते हैं, सब डर से देखते हैं, सब झूठ से देखते हैं, सब ऊपर ऊपर देखते हैं। उनमें अपनी इतनी शक्ति नहीं है कि वो साफ साफ देख सकें। साफ साफ देखने की उनकी क्षमता तो नष्ट हो चुकी है। उनकी प्योरिटी, उनके केंद्रों का अलग होना, उनकी सफाई अब नहीं रही। अब वो घर नहीं रहे, अब वो कबाड़ खाने बन गए हैं। अब महल तो जर्जर हो गए, खंडेर बन गए हैं। आदमी खंडेर हो गया है। महल होना चाहिए था, परंतु महल तो उसने गंवा दी है, खंडेर बन गया है। पूरी तरह से अपने आप को खो दिया है। ना कोई पुताई है, ना कोई रंग है, ना कोई दीवार संतुलित आनुपातिक नजर आती है जहाँ पर कोई चित्र बना हो। ना कोई चित्र है, ना कोई पेंटिंग है, घर में कुछ भी नहीं है। किचन में पढ़ने की किताबें रखी हैं। पढ़ाई और किचन एक ही बन गए हैं। खाने की जगह वही, पढ़ने की जगह वही, और कुछ दिनों में तो हगने की जगह भी वही होने वाली है। कुछ दिनों बाद आदमी पूरी तरह से अपना संतुलन खोने लगता है इन्हीं प्रक्रियाओं में फंसकर, कि एक चीज़ दूसरे चीज़ पर असर कर रही है। आदमी जब शारीरिक श्रम कर रहा हो, जैसे आदमी दौड़ता है, तो दौड़ते समय उसे दौड़ना चाहिए, लेकिन दौड़ते समय वो याद करता है कि यार मैं थक रहा हूँ कि नहीं थक रहा हूँ। अब ध्यान तो कहीं और चला जाता है उसका, इसलिए दौड़ नहीं पाता। वो साफ साफ दौड़ नहीं पाता, दौड़ नहीं रहा है। वो सोच रहा है कि थक तो नहीं जाऊँगा, या कितना थक गया, कि सांसें कितनी तेज चल रही हैं, कि अब कितने किलोमीटर हो गए, कि 1 किलोमीटर से कितना ज़्यादा हो गया। अब किलोमीटर पूरा होने वाला है तो 1 किलोमीटर हो गई भाई रेस। अब 1 किलोमीटर हो गई तो थक जाना चाहिए था मुझे। नहीं भी थका है तो सोचेगा कि थका भी नहीं हूँ, 1 किलोमीटर रेस हो गई, हद हो गई, अब तक तो थक जाना चाहिए था।
और अभी तक थका नहीं हूँ। कैसे नहीं थका यार, क्या हो गया? और नहीं भी थका होगा तो मन थका देगा। शरीर थोड़े ही थकता है, मशीनें कभी थकती नहीं, थकता है तुम्हारा मन। थकान मन को महसूस होती है और मन की थकान फिर शरीर पर पेंट हो जाती है, उसकी पुताई हो जाती है, उसका रंग रोगन पूरी तरह से आपके शरीर पर दिखता है। आप दुखी होते हैं मानसिक रूप से और आपके चेहरे की मुस्कुराहट उड़ जाती है, आपकी आंखें सिकुड़ जाती हैं, आपका चेहरा चिपक जाता है, संकीर्ण हो जाता है। और जब आपका मन प्रसन्न होता है तो आपका चेहरा फैल जाता है, खिल जाता है, आंखें खुल जाती हैं, शरीर पर उसका प्रक्षेपण होता है। लेकिन थकावट, मन, ये अलग अपने लेवल पर काम कर रहे हैं। ये केंद्र भी जागृत होता है, ये केंद्र जरूरी है, याद रखना। मैं केंद्रों को शुद्ध मानता हूँ, सारे केंद्र अपना काम कर रहे हैं। जैसे प्रकृति को गौर से देखो तो हवा अपना काम कर रही है, धूप अपना काम कर रही है, धरती अपना काम कर रही है, पेड़ अपना काम कर रहे हैं, पशु पक्षी अपना काम कर रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। सब सबके लिए जरूरी है, केंद्र भी जरूरी है, परंतु उन केंद्रों में आदमी कहीं दूर दूर तक नहीं है। ये सब प्राकृतिक रूप से हो रहा है। और ऐसा व्यक्ति कभी ये ना समझे कि वह मैं है, वह मैं नहीं है, वह एक पुतला है, वह एक लैपटॉप है जिसको कोई गोदी में उठा के चल देता है। कोई शौक, कोई झूठ, कोई व्यक्ति गोदियों को गोदियों में उठा रही हैं। यहाँ आसपास जितने आदमी हैं वो सब लैप ही लैप हैं, लैप ही लैप, लैप माने गोदी, लैपटॉप, सब आदमी लैपटॉप हैं और लैपटॉप ही लैपटॉपों को चला रहे हैं। या चारों तरफ तुम देखोगे कि कैलकुलेटर कैलकुलेटिंग कर रहे हैं। आदमी कैलकुलेटर से ज़्यादा नहीं है, उसको जितना सिखाया गया। कैलकुलेटर अपने आप में कोई हस्ती नहीं है, वो किसी के हाथों में चला जाता है, उसको कोई पकड़ लेता है, उसको कोई चला लेता है, उससे जो चाहे गणना करवा सकता है और सबके लिए बराबर करता है, किसी से कम ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर समझ ही नहीं है। यानी कि वो है ही नहीं, मशीनें होती ही नहीं है, मशीनों के पास अपनी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, वह अपना कोई निर्णय नहीं ले सकती। दे आर चॉइसलेस, उनके पास चुनाव नहीं होता, उनके पास अपने हाथ नहीं होते, उनके पास अपने आधार नहीं होते, उनके पास अपना कोई स्रोत और फाउंडेशन नहीं होती, वो किसी स्रोत में लौट नहीं सकते। वो मशीनें हैं, उनको दूसरे चलाते हैं। अब एक मोटरसाइकिल खड़ी है, स्टैंड पर खड़ी है, क्या खड़ी रहती है? ऐसे समझो जैसे कुत्ता एक टांग पर मूत रहा हो, ऐसे खड़ी रहती है मोटरसाइकिल, और खड़ी ही रहती है। मैं एक दिन मोटरसाइकिल को देख रहा हूँ कि क्या खड़ी है। कोई आएगा, चला के लेके जाएगा, खड़ी कर देगा, खड़ी हो जाएगी। पेट्रोल को डलवाना चाहे तो डलवा दे, नहीं डलवाना चाहे तो मत डलवाए। चलाएगा, चल जाएगी, नहीं चलाएगा, नहीं चलेगी, जंग खा जाएगी। कोई भी उसकी सीट पर बैठ जाता है, हद हो गई। और सीट पर बैठता नहीं है, सीट पर बैठ के पादता भी है। ये मोटरसाइकिल की हालत है। वैसे ही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम भी मोटरसाइकिल जैसे हो, तुम पर कोई भी पाद के चला जाता है। आसपास की पूरी दुनिया तुम पर पाद रही है, आसपास के सभी लोग तुम्हें दबा देना चाहते हैं। और शर्म की बात तो यह है कि कोई मनुष्य दबाए तो चलेगा, जिसके पास अपना कोई समझ का स्रोत हो। तुम्हें मोटरसाइकिलें ही दबा रही हैं, मोटरसाइकिलें ही मोटरसाइकिलों को दबा रही हैं, मोटरसाइकिलें ही मोटरसाइकिलों को चला रही हैं। और जब आदमी मोटरसाइकिल पर बैठता है तो ऐसा लगता है कि ये भी मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल से अलग है भी क्या? वैसे भी उसमें वो भी एक मोटरसाइकिल है, उसका कोई काम पड़ा। जैसे मोटरसाइकिल अपना काम करती है, वैसे ही आदमी छोटे छोटे केंद्रों से संदर्भित होकर अपना काम करता है। सारे आदमी मोटरसाइकिल की तरह काम कर रहे हैं, कोई कुछ नया नहीं कर रहा है, सब के सब वैसे के वैसे ही हैं जैसे दिखाई दे रहा है सब कुछ। और क्या आवाज़ करती है?
मोटरसाइकिल, वही तुम्हारी आवाज़ है। कोई कभी रेस बढ़ा देता है, कभी कोई रेस घटा देता है, कभी कोई ब्रेक लगा देता है, कभी तुम सुखी हो जाते हो, कभी तुम दुखी हो जाते हो। किसी ने कुछ कह दिया तुम दुखी हो गए, किसी ने कुछ कह दिया तुम सुखी हो गए। अरे तुम्हारे अंदर कुछ है कि नहीं अपना? तुम्हें कोई भी चला रहा है, तुम्हारा बटन कोई भी दबा देता है। वह मनुष्य होता है जिसका बटन अपने पास होता है, जिसको कोई दबा नहीं सकता उसके अलावा। और जिनके भी बटन दूसरों के पास होते हैं वो सारी मशीनें होती हैं, क्योंकि मशीनों में ही बटन लगते हैं और मनुष्य में बटन ही नहीं होते। जहाँ जहाँ बटन है वहाँ वहाँ मनुष्य नहीं है, और जहाँ जहाँ मनुष्य है वहाँ वहाँ बटन नहीं है। तो तुम्हारे सारे जो केंद्र हैं ये भी परिशुद्ध नहीं है। मशीनों के पुर्जे भी खराब हो जाएं तो मशीनें भी ठीक से काम नहीं करती। इसलिए मशीनों को भी ठीक से समझो। इन आदमियों को भी ठीक से समझने के लिए आपको इनके पुर्जों को समझना पड़ेगा। और मैंने तुम्हारे लिए पुर्जों की बात की है। अब एक अंतिम केंद्र रह गया है, सेक्सुअल सेंटर। सेक्सुअल सेंटर वो होता है जो ना तो मानसिक रूप से और ना शारीरिक रूप से संदर्भित होता है, बल्कि इन दोनों के संतुलन से संदर्भित होता है। जैसे न्यूट्रॉन होता है, वो ना तो इलेक्ट्रॉन होता है ना प्रोटॉन होता है, बल्कि वो नियत होता है। वैसे ही तुम्हारा संभोग केंद्र भी नियत होता है, और वो नियत ही होना चाहिए। संतुलन जो शरीर और मन का कर सके उसका नाम संभोग है, सेक्स है। लेकिन सेक्स सेंटर में अगर शरीर समाहित हो जाए तो विकृत हो जाएगा, मन समाहित हो जाए तो भी विकृत हो जाएगा। संभोग इन दोनों को जोड़कर एक अलग तरह की दुनिया पेश करता है तुम्हारे सामने, जो दुनिया ना तो शारीरिक होती है ना मानसिक होती है, बल्कि वह एक भावनात्मक दुनिया की शुरुआत है। और भावनात्मक दुनिया आदमी को एक पुकार देती है कि तेरा वास्तविक केंद्र तेरे पास है। क्योंकि सेक्स तुम्हें मानसिक रूप से भी मुक्त करता है और सेक्स तुम्हें शारीरिक रूप से भी मुक्त करता है। और सेक्स शारीरिक भी होता है और मानसिक भी होता है, दोनों तरह का होता है। दोनों तरह का होता है, इसलिए दोनों तरह का नहीं होता। -1 और +1 मिलकर 0 हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आपसी अनुपात समान हो तो न्यूट्रॉन बन जाते हैं। तो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है। ठीक वैसे ही 0 प्लस और माइनस दोनों हो जाती है। -1 + 1 = 0। अब 0 में -1 और +1 दोनों मौजूद हैं, तभी तो 0 हुआ। ठीक वैसे ही न्यूट्रॉन में भी दोनों मौजूद होते हैं। वैसे ही संभोग में दोनों मौजूद होते हैं, मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर मौजूद होते हैं। मानसिक को तुम प्रोटॉन समझ लो, जिसके चारों इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन नाचता है। इलेक्ट्रॉन को तुम शारीरिक समझ लो। शारीरिक केंद्र मानसिक केंद्र के इर्द गिर्द नाचता है। तुम्हारी इंद्रियां संवेदनाओं के चारों तरफ नाचती रहती हैं, वही तुम्हारा शारीरिक केंद्र करता है। इस नियत केंद्र को आपको पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह आपको एक अलग आयाम देने की क्षमता रखता है। आपको दोनों से मुक्त कर देता है, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी। और इन दोनों द्वंद्वों से मुक्त करके एक नई दुनिया आपके सामने पेश करता है। अगर आप उसमें उतरने की क्षमता रखते हैं तो आप उतर भी सकते हैं, लेकिन इसको भी विकृत कर देते हैं लोग। याद रखना, संभोग नियत है, ना तो उसमें मानसिकता होनी चाहिए और ना उसमें शारीरिक उपस्थिति होनी चाहिए। ना तो शरीर हो ना मन हो, संभोग उसका नाम है। और अगर ये उपस्थित हुए तो संभोग विकृत हो जाता है पूरी तरह से। दोनों होंगे, लेकिन दोनों गायब भी हो जाने चाहिए। शरीर और मन दोनों होते हैं संभोग में, लेकिन दोनों गायब हो जाने चाहिए। अगर नहीं हुए तो आप पूरी तरह से इसको बर्बाद कर देंगे। और वैसे भी आदमी ने संभोग को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। जो सबसे बड़ी ऊर्जा थी, जहाँ पर जीवन के वास्तविक सार को व्यक्ति जान सकता था,
वहाँ पर व्यक्ति अलावा पागल होने के कुछ भी नहीं करता, क्योंकि जो चीज़ जितनी कीमत की होती है उसकी उतनी ही दुरुपयोग होने की क्षमता बढ़ जाती है, और वही दुरुपयोग फिर लोगों ने किया। आज संभोग आदमी के लिए मशीन का ही हिस्सा बन के रह गया है, फिर उसमें कोई ताकत नहीं बची। आदमी में हिम्मत ही नहीं है, इतनी ताकत ही नहीं है कि वह संभोग कर सके, क्योंकि उसके केंद्र सारे के सारे केंद्र विकृत हैं। विकृत आदमी विकृति के अलावा और क्या करेगा, और सारा संभोग विकृत हो चुका है, तो ये इस केंद्र भी विकृत कर दिया। आदमी के ये तीनों केंद्र शुरुआती और प्राकृतिक केंद्र होते हैं। प्रकृति से बाहर आदमी जब अपनी जिम्मेदारी लेता है तो उसका मैं, स्पेशल मैं पैदा होता है। अब इससे बाहर की दुनिया वास्तविक मेरी दुनिया है, मैं की दुनिया है। जब ये तीनों केंद्र संतुलित होते हैं तो फिर आदमी संतुलित हो जाता है, और संतुलित आदमी फिर इन तीनों के रहस्यों को जानकर अपने आप का निर्माण करना शुरू कर देता है। और फिर चेतना की अगली परतें आती हैं। उन परतों की मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि अभी बात काफ़ी लंबी हो चुकी है। लेकिन वो परतें कई स्तरों की वो भी हैं, वो भी ऊंची से ऊंची भी हैं, माध्यमिक भी हैं, कई तरह की हैं। लेकिन अभी तक जो बात की गई उसमें तुम ये स्पष्ट मान लो कि तुम्हारे अलग अलग केंद्र होते हैं, और ये केंद्र प्राकृतिक नहीं, ये दूसरे स्तर पर भी होते हैं, कृत्रिम स्तर पर। एक तो प्राकृतिक रूप से तुम्हें जो मिला है वो मिला ही है, वो केंद्र तुम्हें मिले हैं, जो शरीर के हैं, जो मन के हैं, जो काम के हैं। बच्चों में गौंड लगने के लक्षण आ जाते हैं, वो प्राकृतिक बात है, वो आएंगे। आ रही है आवाज़? कहाँ बिजी चल रहा हो? तो मैं आऊँ तो मैं